दोस्तों, मैं प्रवीण चौधरी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ रणथंभौर के चौहान वंश के साथ में। आज अपन बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। यहाँ पर मतलब रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई। अगर बात की जाएगी गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो अजमेर का शासक था उसका पुत्र था। 1194 में अजमेर में इसको हरराज के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। अगर बात की जाएगी गोविंदराज के बाद में यहाँ पर अनेक शासक हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन इंपोर्टेंट शासक आता है उसका नाम है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की बात करेंगे दोस्तों अपन। देखिए दोस्तों, हमीरदेव चौहान का समय आता है 1282 से लेकर 1301 तक। अगर बात की जाएगी हमीरदेव चौहान को इतिहास में हटी हमीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? हटी हमीर के नाम से हमीरदेव चौहान को जाना जाता है। क्यों? अब बात करते हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने आसपास के साम्राज्य क्षेत्रों चंपा, धार, पुष्कर आदि राज्यों पर आक्रमण करके वहां से कर वसूल किया। इसी हमीरदेव चौहान ने चित्तौड़ के राजा समर सिंह को पराजित करके वहां से भी खिराज कर वसूल किया और इन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम है कोटीय यज्ञ। और इस कोटीय यज्ञ की तुलना की जाती है अश्वमेध यज्ञ से। मैंने आपको ये कहा कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान हुआ, जिसे इतिहास में हटी हमीर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य के विस्तार के उपलक्ष्य में इन्होंने कोटीय यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसकी तुलना अश्वमेध यज्ञ से की जाती है। और यह हमीरदेव चौहान यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। अब बात करेंगे अगर इनके बारे में, हमीरदेव चौहान के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। जानकारी के स्रोत की अगर बात की जाएगी तो कुछ पुस्तकों के नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जानकारी के स्रोत, अगर बात करेंगे जानकारी के स्रोत की, आपने नाम सुना होगा नयन चंद्र सूरी का। नयन चंद्र सूरी की पुस्तक आती है हमीर महाकाव्य। मैंने लिखा नयन चंद्र सूरी और नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य। साथ में ये सूरी आ रहा है, एक सूरी और हुआ इतिहास में जिसका नाम है जयसिंह सूरी। और इस जयसिंह सूरी की पुस्तक आती है हमीर मद मर्दन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये हम जयसिंह सूरी की पुस्तक जो हमीर मद मर्दन है, इसका संबंध मेवाड़ के सिसोदिया सत्ता के संस्थापक हमीर सिसोदिया से है। ये दोनों सूरी आ रहे हैं एग्जाम में। अगर दोनों सूरी में से एक सूरी पूछ लिया जाए आपसे तो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको साथ में लिखवा रहा हूँ। तीसरी पुस्तक आती है चंद्रशेखर की पुस्तक आती है। चंद्रशेखर की पुस्तक की अगर बात की जाएगी, इस पुस्तक का नाम है हमीर हट। और चौथी पुस्तक आती है चोदराज और सारंगधर। इन दोनों लेखकों ने एक 13वीं शताब्दी की बुक और एक 18वीं शताब्दी की बुक है। इन दोनों ने एक पुस्तक लिखी एक ही नाम से, एक ही टाइटल से, जिसका नाम है हमीर रासो। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाएगी, अपने बचपन में हिंदी लैंग्वेज जरूर पढ़ी होगी स्कूल लेवल तक, तो वहां पर नैनो की बात जरूर सुनी होगी आपने। जैसे नैनो से नैना मिले तो मजा आ जाए, उसी प्रकार जैसे नैन आपको दिख जाए, तो ऐसी बातें हमेशा हिंदी में काव्य और कविता में की जाती थी। तो जैसे ही आपको नैन दिखे, आपको याद आना चाहिए हमीर महाकाव्य। जयसिंह सूरी की अगर बात करते हैं, आमेर के कछुआ वंश की अगर बात की जाएगी, आमेर में खूब सारे शासक हुए दोस्तों, लेकिन जयसिंह मर्द आदमी था, इसीलिए इसने जयपुर शहर की स्थापना कर दी। अपने को केवल याद करने का मकसद है, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। जयसिंह दिखे तो मद मर्दन आपके दिमाग में आना चाहिए, नयन दिखे तो आपके दिमाग में काव्य आना चाहिए। चंद्रशेखर की अगर बात की जाएगी, चंद्रशेखर अपनी आजादी का हीरो था। उसने ये हट पकड़ लिया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। तो चंद्रशेखर का नाम लेते ही आपकी याद आएगा हमीर हट। ये बात मैंने आपको बताई। इन सब पुस्तकों से नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की हमीर हट, जोधराज और सारंगधर की पुस्तक हमीर रासो, इन सब से अपने को हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से अपने को हमीर सिसोदिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
अब दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी के समकालीन अगर बात की जाएगी दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा मैं साथ में। अपन ने कहा कि साहब रणथंभौर जो है, रणथंभौर का शासक, सबसे प्रतापी शासक, उसका नाम है हमीरदेव चौहान। अगर मैं साथ में समकालीन दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा, दिल्ली सल्तनत में 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम था खिलजी वंश। और इस खिलजी वंश का फाउंडर या संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और इसी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा हुआ है, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये भतीजा और साथ में इसका दामाद भी लगा करता था। और इसी एके में इस जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मतलब 1282 से लेकर 1301 तक रणथंभौर प्रशासन हमीरदेव चौहान का रहा। इधर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों इस हमीरदेव चौहान के समकालीन आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। मैं बात करूंगा 1291 की बात कर रहे हैं अपन। 1291 में दिल्ली का शासक मैंने आपको बताया 1290 से लेकर 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहा। तो यहाँ का दिल्ली का शासक आएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगर बात की जाएगी जलालुद्दीन खिलजी, देखिए अपन दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं, यहाँ पर दिल्ली पड़ता है, यहाँ पर ये वाला स्टेट गुजरात राज्य पड़ता है और यहाँ पर अपना रणथंभौर पड़ता है। जलालुद्दीन खिलजी अगर दक्षिण भारत या गुजरात की यात्रा पर जाना चाहेगा तो पहले अधिकार करना चाहेगा इस रणथंभौर के फोर्ट के ऊपर जहाँ का राजा हमीरदेव चौहान है। इसीलिए जेके ने अर्थात जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन 2 या 3 महीने के लंबा घेरा चलने के बावजूद भी जेके की सेना इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे निराश होकर ये जलालुद्दीन खिलजी वापस चला जाता है। अर्थात इस जेके की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ झाइन के युद्ध की जो 1291 में लड़ा गया हमीरदेव चौहान तथा जलालुद्दीन खिलजी के बीच में। और इस युद्ध में जीत हो जाती है हमीरदेव चौहान की। इस युद्ध में हार के बाद जेके ने कहा कि रणथंभौर दुर्ग को मेरे एक भी सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। अर्थात बचपन में आपने लोमड़ी की कहानी पढ़ी होगी, लोमड़ी बार बार उछलती है लेकिन भैया अंगूर के हाथ नहीं आते उसके, वो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। यही होता है यहाँ पर किसके साथ में, जलालुद्दीन खिलजी के साथ में। जो झाइन का युद्ध लड़ा गया 1291 में इन दोनों के बीच में, जिसमें जेके की पराजय हुई और हमीरदेव चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इधर मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा और ससुर जेके की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। एक बात और बताता हूँ दोस्तों आपको, एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था, उसने टाइटल धारण किया था, एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था सिकंदर एहसानी। अर्थात वह अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था। उसने नॉर्थ इंडिया के अलावा साउथ इंडिया में भी अपनी आर्मी को भेजा था। अब बात की जाएगी, देखिए दिल्ली का शासक बन के बैठा है अलाउद्दीन खिलजी। मैं बात कर रहा हूँ 1299 की बात आती है, युद्ध का नाम आता है हिंदू वाट घाटी का युद्ध। हिंदू वाट घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी अपने 2 सेनापति भेजता है। एक का नाम है उलुग खां तथा दूसरे का नाम है नुसरत खां। ये वही दोनों सेनापति हैं जिन्होंने गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अब उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण कर देती है। इस समय हमीरदेव चौहान फोर्ट के यज्ञ में बैठे थे, मौन व्रत धारण कर रखा था। अतः इन्होंने दोनों अपने विश्वास पात्र सेनापतियों, एक का नाम है भीम सिंह और दूसरे का नाम है धर्म सिंह और भीम सिंह को एक की सेना का सामना करने के लिए भेजा। इधर से भी दोस्तों 2 सेनापति आ रहे हैं, उलुग खां और नुसरत खां। इधर से हमीरदेव चौहान के दोनों सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह, दोनों के मध्य हिंदुवाट घाटी नामक स्थान पर 1299 में युद्ध लड़ा गया, जिसमें भीम सिंह और धर्म सिंह ने इन दोनों ने मिलकर इस नुसरत खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, सेनापति सेना में युद्ध के मैदान में जोश पैदा करने का काम किया करता था। अगर सेनापति ही मारा गया तो क्या सेना युद्ध का मैदान छोड़कर जाएगी कि नहीं जाएगी। यहाँ पर यही हुआ। इस बार सेकंड ग्रेड में सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया, 1299 में हुए इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, तो आपका आंसर था नुसरत खान। घटना कब की थी, 1299 की। युद्ध का नाम था हिंदू वाट घाटी का युद्ध। लड़ा गया हमीरदेव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में, जिसमें जीत हो जाती है हमीरदेव चौहान की
और हार हो जाती है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब नेक्स्ट ईयर की बात आती है, अगले ही वर्ष की बात आती है। अलाउद्दीन खिलजी वापस आक्रमण करता है। इस आक्रमण के पीछे एक छोटी सी कहानी भी बताई जाती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं उल्लू खां और नुसरत खां के साथ में एक मंगोल का नेता था महमूद शाह, जो गुजरात अभियान से वापस लौट रहे थे, तो धन संपदा को लेकर उसके बंटवारे को लेकर इनके मध्य अनबन हो गई, जिसके कारण ये हमीरदेव चौहान के पास शरण लेता है। लेकिन दूसरी घटना आती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। छोटी सी घटना है। देखिए साहब, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार मैंने आपके सामने लगा दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इसके मंत्री और सेनापति बैठे हैं। ऊपर इसकी रानी और राजकुमारियां बैठा करती थी। पहले आपको पता होगा महिलाओं के लिए ऊपर स्थान बनाया जाता था। जैसे बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी, काशीबाई हमेशा ऊपर ही बैठी रहती उस डोकरी के पास में। तो अलाउद्दीन खिलजी कट्टर मुस्लिम शासक था। यहाँ पर इसका एक दोस्त था जिसका नाम था महमूद शाह, जो बेसिकली रूप से था मंगोल का। और यहाँ पर एक अलाउद्दीन खिलजी की रानी बैठा करती थी जिसका नाम था चिमना। अब देखिए, एके के दरबार में महमूद शाह बैठा है। ये सामने बैठी इसकी चिमना बेगम देखा करती थी किसकी तरफ? महमूद शाह की तरफ। और महमूद शाह भी किसकी तरफ देखा करता था? चिमना की तरफ, जिससे इन दोनों के मध्य प्रेम हो गया। एक दिन इसने चिमना को बाहर गार्डन में बुलाया और गुलाब का फूल दिया। किसने देख लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से ये कहा, भाई मेरा साम्राज्य ले ले, मेरी संपत्ति ले ले, मेरी धन दौलत ले ले, लेकिन प्लीज मेरी चिमना को मेरे पास छोड़ दे। लेकिन महमूद शाह प्यार में था। कैसे करता? महमूद शाह ने कहा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन शादी करूंगा। किससे करूंगा? चिमना से। क्या अलाउद्दीन खिलजी महमूद शाह के पीछे सैनिक लगाएगा? नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा साहब। महमूद शाह यहाँ से भागता दौड़ता आता है रणथंभौर। कहाँ आता है? रणथंभौर आ गया। और रणथंभौर का राजा है हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान इस महमूद शाह को शरण दे देता है। पटवार प्री की अगर बात करेंगे, पटवार प्री में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विद्रोही को हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी थी? उसका नाम था महमूद शाह। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।